हिंद दोस्तों, ई एजुकेशन लेट्स करेक्ट ए में आपका स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन बिहार से मगध साम्राज्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि वीडियो समय पे मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज और दक्षिण में मगध राज का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति के केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमय था। इतिहास, राजनीतिक एवं धार्मिक का वैश्विक केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कालांतर में मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज कौशल वत्स अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसमें पहला है बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की। यह सबसे प्राचीनतम और महाभारतकालीन राजवंश था। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया था, क्योंकि उसके पास सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगिरी, कुशाग्रपुर, गिरिवज्र, बहादुरपुर, वसुमतीपुर को बनाई, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। जरासंध ने इस नगर की वायु सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी का निर्माण कराया था, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। दीवार के शिलाखंडों को सुर्खी, चूना, रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार महागोविंद था।
जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के राजा एवं कृष्ण के मामा कंस से की थी। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। कौन? जरासंध। कहते हैं जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार हार मिली। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया और उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बना दिया। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ वंश का रिपुंज को उसके दरबारी मंत्री कौन? पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी था मही ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिम्बिसार को गद्दी पर बैठाया। यहीं से बिम्बिसार का कहानी आगे बढ़ता है, जो कि हर्यक वंश में आता है। हर्यक वंश का कार्यकाल है 545 ईसा पूर्व से 412। कितना? 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिम्बिसार को। बिम्बिसार सैन्य अथवा सैनिक के उपनाम से जाना जाता था। बिम्बिसार अनुमानतः राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ। बिम्बिसार ने गिरिवज्र राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। गिरिवज्र राजगीर को अपनी राजधानी कौन बना? बिम्बिसार ने। हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उसके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के चंद्रप्रघोत प्रमुख शासक थे। बिम्बिसार के समय में अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या, तब बिम्बिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु हत्या की, और उदयन ने पिता अजातशत्रु की हत्या की। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है बिम्बिसार। बिम्बिसार का कार्यकाल है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बिम्बिसार का। बिम्बिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिक दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज को फैलाया और शक्तिशाली बनाया। कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवज्र रखा। याद रखिएगा कि बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवज्र राजगिरी को बनाया, जो 5 पहाड़ियों रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी तथा वेभारगिरी से घिरा एक दुर्ग की तरह था। इसके पहले जरासंध ने इसे राजधानी बनाया था। इसके पहले जरासंध ने इसकी राजधानी बनाया था। सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया, और तीसरा विवाह मद्र देश अब पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। उसने अवंती के उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रघोत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया, जो बाद में दोनों मित्रता हो गई। एक बार जब चंद्रप्रघोत बीमार हुआ तो बिम्बिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवेद जीवक को उज्जैन भेजा। याद रखिएगा कि बिम्बिसार के समय में जिसका राजवेद था उसका नाम क्या था? जीवक, जिसको कहाँ भेजा था? उज्जैन। उसके अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा
अपने पुत्र अजातशत्रु को, बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया बिम्बिसार, लेकिन जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहीनता बनी रही। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डालकर बंदी बना लिया, जहां 493 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई बिम्बिसार की। जबकि बिम्बिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिम्बिसार प्रथम शासक था जिसने स्थानीय सेना रखी। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में बिम्बिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सैन्य कहा गया था। अस्थायी सेना रखने के कारण बिम्बिसार को सैन्य कहा जाता था। महावंश के अनुसार बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। महावंश के अनुसार बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। प्रमुख शासक एवं राजवंश शासक। हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। नंद वंश का महापद्म, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दशीधक, केवर्त एवं घनानंद। पहला देखते हैं इसमें अजातशत्रु। अजातशत्रु का कार्यकाल है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। याद रखिएगा, अजातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार की नीति चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कूटनीतिक मंत्री वर्षाकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 किलो का एक संघ था। मगध में स्थित पड़ोस में स्थित वज्जी 8 किलो का एक संघ था। इसमें विदेह, यात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया। फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राजा से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिवज्र राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण को धमकी दे रहा था। यद्यपि वो आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष राजा भी देखे जा सकते थे।
आज भी देखे जा सकते थे। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था अजातशत्रु। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों मत की अनुयायी माना जाता है। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बौद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण कराया। अवशेषों पर, इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। अजातशत्रु ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण कराया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। कौन सा गुफा था? सप्तपर्णी गुफा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के कार्यकाल में 483 ईसा पूर्व में। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में उनके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी गई। यही होता, अपना पुत्र को अपना बाप को हत्या किया, उसका बेटा फिर उसको हत्या कर दिया गया। बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इस लाइन को भूलना नहीं है, ये लाइन को। बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व एवं भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व में जैसे दोनों महात्माओं की मृत्यु हुई। आपको याद है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, अब भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। अब आगे देखते हैं उदयनी, जिसका कार्यकाल है 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। थोड़ा PDF का क्वालिटी घट गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। कौन? उदयन या उदयायन। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे पितृभक्त कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता कहा गया है, लेकिन जैन ग्रंथ में इसे पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम, उदयन की माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। इसने गंगा और सोन संग्राम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया। अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन ले गया? उदयन, याद रखिएगा। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडन और नागदशक थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर
उसका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस कारण हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसी कारण से हर्यक वंश की अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। कब? 412 ईसा पूर्व में। अब आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के बाद 412 से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदयुक्त करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को मगध की राजधानी बना। शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। इसने मगध की सीमाओं और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज पर विजय थी। इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग वंश इसी के कार्यकाल में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था। याद रखिएगा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। वानभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद को चाकू मारकर की हत्या कर दी। महापद्मनंद को चाकू मार की हत्या कर दी गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक को 10 पुत्र थे। किसके अनुसार? महाबोधि वंश के अनुसार, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। याद रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अब देखते हैं नंद वंश का कार्यकाल है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रात्मक, सभी क्षत्रिय का अंत करने वाला एवं एक राड जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। किसको? महापद्मनंद को। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन अर्थात नाई था और उसने गंगा के मैदानों को लांघकर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी राज सीमाओं की विजय पताका लहराई। वह संभवतः मगध भारत का प्रथम चक्रवर्ती राजा था। महापद्मनंद। कौन सा वंश? नंद वंश। कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। महापद्मनंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। यह लाइन को भूलना नहीं है। महापद्मनंद का प्रमुख अभियान कलिंग पर विजय था, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन मूर्ति को उठा लाया था। हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है।
प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया। प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। अंतिम शासक घनानंद। कौन सा वंश? नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा ही रह गया। नंद वंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे। शकटार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमत थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, सिकंदर भारत पर आक्रमण जो किया था किसके समय में? घनानंद के काल में। घनानंद किस वंश के? नंद वंश के अंतिम शासक थे। अब आगे देखते हैं मौर्य काल में बिहार, जिसका कार्यकाल है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज किया। मौर्य वंश 137 वर्षों तक। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य उसके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया। स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और वह मगध की राजगद्दी पर 323 ईसा पूर्व में बैठा। मौर्य राज्य भारत के पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र अब पटना शहर स्थित कुम्हार थी। मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन? कौटिल्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य का अर्थशास्त्र। विशाखादत्त की मुद्राक्ष। मेगास्थनीज की इंडिका। यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख। यह लाइन को भूलना नहीं है। कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्राक्ष, मेगास्थनीज का इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र जाति के थे। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त कौन से जाति? शूद्र जाति के। लेकिन कुछ इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते थे। कुछ इतिहासकार थे जो उसको मौर्य वंश का क्षत्रिय मानते थे। मुद्राक्ष के समालोचक घुंडीराज के अनुसार मूरा जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर थी। वीडियो को यही अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।